यामिनी हंसते हुए कहती है अरे बाबू, अब यही तो होता है आजकल के रिश्तों में। लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, उनके बीच वो सब होता है, फिर किसी न किसी बात पर झगड़ते हैं, फिर वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर आप चाहेंगे भी तब भी नहीं। युग हकलाते हुए कहता है क्या कहा तुमने? जो आपने अभी अभी सुना वही कहा मैंने। अभी आपने ही तो कहा ना कि मैं आपकी दोस्त हूँ। और आपको एक बात पता है, प्यार के रिश्ते भले ही टूट जाते हैं पर दोस्ती के रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। वो सिर्फ 7 जन्म नहीं बल्कि हर जन्म तक चलते हैं। हर जन्म तक साथ चलते हैं। पर मैंने सुना है इंसान के तो सिर्फ 7 जन्म ही होते हैं ना। ये किसने कहा बाबू आपसे? इंसान जितने चाहे उतने जन्म ले सकता है। ये जीवन मरण का चक्र चलता रहता है जब तक उसे मुक्ति नहीं मिल जाती। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि बिल्ली खुद 9 जन्म लेती है, उसके पास पूरी 9 जिंदगियां होती हैं। 9। यामिनी की बात सुनकर युग हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था यामिनी उससे ये कैसी बातें कर रही थी। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, वैसे बाबू आपको प्यास लगी थी ना? जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है युग को फिर से प्यास लगने लग जाती है, वरना वो तो भूल ही गया था कि उसे प्यास भी लगी थी। उसका गला सूखने लग जाता है। युग अपने गले पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ पर तुम्हें कैसे पता मुझे प्यास लगी थी? बाबू मेरा नाम यामिनी है, यामिनी, और यामिनी को सब पता है। आपने ज्यादा सवाल मत पूछे, आप बहुत सवाल करते हैं। चलिए मैं आपको पानी पिलाती हूँ। पानी पिलाती हूँ मतलब? मैं खुद पी लूंगा यामिनी। पानी कहाँ है ये बताओ। यामिनी हंसते हुए कहती है बाबू लगता है आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। इतना सारा पानी है नदी में और आप मुझसे पूछ रहे पानी कहाँ पर है? मतलब मुझे नदी का पानी पीना है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबू? पुराने जमाने में सब नदी का पानी पीते थे। वो तो मिनरल वाटर आ गया इसलिए अब लोग कतराते हैं। पर आज तक जितना ज्यादा शुद्ध नदी का पानी होता है उतना मिनरल वाटर का भी नहीं, समझे आप? चलिए मैं पिलाती हूँ आपको पानी। अरे नहीं मैं पी लूंगा। ठीक है आप खुद ही पी लीजिए। यामिनी फुसफुसाते हुए कहती है, देखती हूँ मेरी इजाजत के बिना आप पानी कैसे पी सकते हैं। युग नदी के पास झुकता है और अपने हाथ में नदी का पानी लेने लग जाता है। जब वो नदी का पानी अपनी दोनों हथेली में लेता है तो देखता है उसमें मिट्टी आ गई थी, जिस कारण वो उसे पी नहीं सकता था। वो दोबारा दूसरा पानी लेता है पर उसमें भी मिट्टी आ जाती है। वो बार बार अपनी हथेली में पानी ले रहा था पर हर बार उसमें मिट्टी आ रही थी। युग खुद से कहता है, अरे ये हो क्या रहा है? मेरे हाथों में बार बार ये मिट्टी क्यों आ रही है? बाबू तभी तो मैंने कहा था मैं पिला देती हूँ पानी। किश्नोई नदी का पानी पीना इतना आसान नहीं है। जिस तरह पेड़ पौधों को प्यार से पाला जाता है उसी तरह नदी को भी प्यार से पाला जाता है। ये अपने मालिक का स्पर्श पहचानती है, समझे आप? युग मन ही मन कहने लग जाता है। इसने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। यामिनी नदी के पास बैठती है, अपनी हथेली में पानी लेती है और वो पानी युग की हथेलियों में डालने लग जाती है। युग हैरान था ये सोचकर कि यामिनी के हाथों में मिट्टी क्यों नहीं आई थी। जब युग वो पानी पीता है तो उसे एक अलग ही एहसास होता है। आज तक उसने इतना मीठा पानी पहले कभी नहीं पिया था। उसकी प्यास तो एक घूंट से ही मिट गई थी, पर वो फिर भी यामिनी के हाथों से और पानी पीना चाहता था। यामिनी भी अपनी हथेलियों में पानी लेकर उसे पानी पिलाने लग जाती है। पानी पीते वक्त युग की आंखें यामिनी की आंखों से मिली हुई थी। न जाने क्या जादू था यामिनी की आंखों में जिसमें युग डूब गया था। यामिनी की आंखों में वो दरिया था जिसकी गहराई में युग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शालिनी को भूल गया था। यामिनी हंसते हुए कहती है अरे बाबू अब बस भी कीजिए वरना पानी पीते पीते आपका पेट फट जाएगा। यामिनी के हंसने पर युग पानी पीना बंद कर देता है और सीधे खड़ा हो जाता है। युग यामिनी की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तुमने सही कहा था यामिनी, जो बात नदी के पानी में है वो मिनरल वाटर में भी नहीं। इतना मीठा पानी मैंने आज तक नहीं पिया था। युग यामिनी के जवाब आने का इंतजार करने लग जाता है पर यामिनी कुछ नहीं कहती। युग काफी हैरान होता है इस बात से क्योंकि पिछले 2-3 मुलाकातों में जब भी युग यामिनी से मिला था यामिनी उसकी हर बात का कुछ न कुछ जवाब देती थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि यामिनी ने युग की बात का कुछ जवाब नहीं दिया था। अचानक से यामिनी के हंसते हुए चेहरे पर परेशानी आ गई थी। उसे अंदर ही अंदर कोई बात बेचैन करने लग जाती है। युग यामिनी के चेहरे की बेचैनी पढ़ लेता है और यामिनी से पूछता है, क्या हुआ यामिनी, तुम कुछ परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? यामिनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, कोई आ रहा है युग बाबू। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, कोई आ रहा है पर कौन? युग अपने चारों तरफ नजरें फिराते हुए कहता है, मुझे तो कोई आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें कौन नजर आ रहा है और किसकी बात कर रही हो तुम? यामिनी काला झाड़ी जंगल की ओर इशारा करते हुए कहती है, इस ओर से युग बाबू, जंगल के अंदर से कोई आ रहा है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, जंगल के अंदर से कोई आ रहा है पर कौन, वो भी इतनी रात को? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें कोई कहाँ दिखाई दे रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना यामिनी? रात के समय तुम्हारी नजरों को कुछ होता तो नहीं है ना?
यही सब बोलकर युग अपने कदम जिस ओर यामिनी ने इशारा किया था उस ओर बढ़ाने लग जाता है। युग काला झाड़ी जंगल की झाड़ियों के पास पहुंच गया था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यामिनी किसकी बात कर रही थी। जब युग झाड़ियों के पास पहुंचता है तो देखता है कि झाड़ियों में हलचल हो रही थी। ये देखकर युग के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी समझ में नहीं आता कि इतनी रात में जंगल के अंदर कौन होगा, कहीं कोई खूंखार जानवर तो नहीं या फिर यक्षिणी। झाड़ियों के अंदर और ज्यादा हलचल होने लग जाती है। युग की सांसें उस हलचल को देखकर थम सी गई थी। झाड़ियों में और तेज हलचल होने लग जाती है। जब झाड़ियों की हलचल खत्म होती है तो युग देखता है कि उसके सामने वर्चस्विनी और चार्ली खड़े हुए थे। उन्हें देखकर युग के जान में जान आ जाती है। युग अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे आप लोग हैं, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। वर्चस्विनी युग को घूरते हुए कहती है, तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं युग हूँ और मैं यहाँ पर यामिनी। इतना कहकर युग वर्चस्विनी और चार्ली को यामिनी से मिलाने के लिए पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। यामिनी वहां से गायब हो चुकी थी। यामिनी वहां पर नहीं थी। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये यामिनी कहाँ पर चली गई? अभी तो यहीं पर थी। वर्चस्विनी युग से पूछती है, कौन युग? युग वर्चस्विनी के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही चार्ली कुछ याद करते हुए कहता है, कहीं तुम वही युग तो नहीं हो जिसने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला है? युग अपने आप पर शर्मिंदा होते हुए कहता है, हाँ मैं वही युग हूँ जिसने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला है। चार्ली अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए कहता है, अरे मैडम जी, ये वही है जिसने यक्षिणी को आजाद किया है। मैंने आपको रास्ते में बताया था ना कि यक्षिणी को 13 साल पहले ग्रेवयार्ड कोठी में बंद कर दिया गया था, पर शहर से एक लड़का आया है जो कि ग्रेवयार्ड कोठी में जो लेखक रहते थे उनका बेटा है। ये वही है। दोनों गांव में खूब चर्चे हैं इसके। गांव वाले तो कब से इसे भगा देते, पर ये दिलीप जी के बेटे की तरह है ना, इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं। डरते हैं सब दिलीप जी से। वर्चस्विनी युग से पूछती है, अच्छा तो तुम हो युग? मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, आपने कुछ पूछा था पर क्या? यही कि तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? युग के मन में ख्याल आता है कि वो उन दोनों को यामिनी के बारे में बताए, पर अगले ही पल वो समझ जाता है कि वो दोनों कभी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। वैसे भी पुलिस वालों का काम होता है बेवजह शक करना। युग बहाना बनाते हुए कहता है, वो मैं यहाँ पर घूमने आया था। क्या है ना, शहर में कोई नदी कहाँ है और ऐसी हरियाली भी नहीं है, तो वही मौसम का लुत्फ उठाने आया था। वर्चस्विनी युग को घूरते हुए कहती है, बड़ा वक्त लगा ये बताने में कि तुम यहाँ पर घूमने आए हो। सच सच बताओ, तुम यहाँ पर घूमने आए हो या सुराग मिटाने? युग हैरानी के साथ कहता है, क्या सुराग मिटाने? ये आप क्या बोल रही हैं? और नहीं तो क्या। ये बताओ, इस पूरे जंगल में बस ये ग्रेवयार्ड कोठी ही है ना जहाँ पर लोग रहते हैं आसपास, और कोई घर नहीं है ना? हाँ, ये ग्रेवयार्ड कोठी है। ये नदी के पास भी है, तो हो सकता है कि तुमने ही मोहित को मारा हो। काफी आसानी हुई होगी उसे मारने में। ये आप क्या बोल रही हैं? भला मैं मोहित को क्यों मारूंगा? मेरी उससे क्या दुश्मनी? मैं तो उसे जानता तक नहीं। देखिए, आप मुझ पर ऐसे बेवजह इल्जाम नहीं लगा सकती। मैं तो बस एक अंदाजा लगा रही थी। क्या करें, हम पुलिस वालों का काम होता है शक करना, हर एक शख्स को अपराधी की नजर से देखना जब तक असली अपराधी पकड़ा ना जाए। वैसे जिस रात खून हुआ तब तुम कहाँ थे? मैं अपनी कोठी में ही था। क्या कर रहे थे? सो रहा था। युग जानबूझकर उबासी लेते हुए कहता है, और अभी भी मुझे बहुत नींद आ रही है। आप दोनों जिसके लिए यहाँ पर आए थे वो कीजिए। मुझे तो अब नींद आ रही है, मैं निकलता हूँ, वरना मैं यहीं पर सो जाऊंगा। बड़ी खराब आदत है मेरी, मेरा नींद पर जरा सा भी काबू नहीं है। इतना कहकर बिना वर्चस्विनी का जवाब सुने हुए युग वहां से चला जाता है। वर्चस्विनी युग को रोकने का सोचती है, पर वो उसे जाने देती है, क्योंकि जिस काम के लिए वो नदी के पास आई थी वो करने में उसे देर हो रही थी। युग के जाते ही चार्ली वर्चस्विनी से पूछता है, ये क्या मैडम जी, आप ये युग पर शक क्यों कर रही थी? वो तो बेचारा शहर से आया है। मुझे नहीं लगता कि वो मोहित का खून कर सकता है। भला उसका मोहित से क्या लेना देना? चार्ली, तुम्हें क्या पता कब किसकी पहचान हो जाती है और कब कौन किसका दुश्मन बन जाता है। आजकल के जवान छोकरों का खून बहुत गर्म होता है। उसी गर्म खून के कारण वो कोई गलत कदम उठा बैठते हैं। तुम्हें क्या लगता है युग यहाँ पर ये नदी, ये मौसम का लुत्फ लेने आया था? मुझे नहीं लगता उसकी सूरत देखकर। तो फिर क्यों आया था मैडम जी वो यहाँ पर? पता नहीं, कुछ तो है जो हमसे छुपा रहा था। तुमने नोटिस किया था जब वो मेरे सवालों के जवाब दे रहा था तो कितना सोच सोच कर और रुक रुक कर दे रहा था? इससे साफ पता चलता है कि वो कुछ तो छुपा रहा था हमसे। खैर, ये सब छोड़ो, अभी जिसके लिए आए हैं वो काम करते हैं। नदी के किनारे की अच्छे से तहकीकात करना, एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, समझे? मैडम, इतनी रात में यहाँ पर क्या दिखाई देगा? हम कल सुबह आते हैं ना। चार्ली, हम अपने साथ टॉर्च लेकर आए हैं ना, तो उसे जलाओ और काम पर लग जाओ, समझे? बहाने मत बनाओ। जी मैडम, समझ गया। चार्ली ने अभी टॉर्च ऑन करके सामने नजर की ही थी कि उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वो अपनी एक दो बार आंखें मलता है और कहता है, अरे ये क्या है? वर्चस्विनी पूछती है, क्या हुआ चार्ली? अरे मैडम जी, जरा सामने तो देखिए। जब वर्चस्विनी किश्नोई नदी की ओर नजरें करती है तो देखती है कि नदी के ऊपर बहुत सारे जुगनू के झुंड थे जो रोंका मुचा घाट की तरफ जा रहे थे।
चार्ली उन जुगनुओं को देखते हुए कहता है, मैडम जी आपने देखा इन जुगनुओं को कैसे एक साथ नदी के दूसरी ओर जा रहे हैं, जैसे इन्हें हमारा यहाँ पर आना पसंद नहीं आया हो और इन्हें कोई गाइड कर रहा हो। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली यहाँ पर हम जुगनुओं का खेल देखने नहीं आए हैं, ये फालतू की बातें करना बंद करो और सुराग ढूंढो जिसकी मदद से हम कातिल तक पहुंच सके। चार्ली मुंह बनाते हुए फुसफुसाते हुए कहता है, कातिल तक या यक्षिणी तक। वर्चस्विनी और चार्ली नदी के पास तहकीकात करने लग जाते हैं। वो दोनों ही टॉर्च की मदद से नदी की रेत पर सुराग ढूंढ रहे थे। अंधेरे में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वर्चस्विनी सुराग ढूंढते हुए कहती है, चार्ली ये जो मोहित था ये रोंकामुचा गांव में रहता था ना? हाँ मैडम वही रहता था। वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है। मोहित रोंकामुचा गांव में रहता था और उसकी लाश बंगला मुड़ा घाट पर मिली है। आखिर ये आधी रात में जा कहाँ रहा था? वर्चस्विनी चार्ली से पूछती है, चार्ली मैंने तुम्हें पता करने बोला था ना कि ये मोहित आधी रात में कहाँ पर जा रहा था, कुछ पता किया? चार्ली कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ मैडम किया था ना, मैं आपको बताना भूल गया। जब मैं इसकी दूसरी पत्नी सुधा का बयान लेने गया था तो वो बता रही थी कि हर रात की तरह मोहित शराब पीने दारू के ठेके पर गया था। और ये दारू का ठेका कहाँ पर है? वो तो रोंकामुचा गांव में ही है। मैं दारू के ठेके पर भी गया था ये सोचकर कि शायद कुछ पता चल जाए। वहां पर काम करने वाले एक आदमी को जब मैंने 100 का नोट दिया तो उसने सब सच उगल दिया। ये पैसा भी ना कमाल की चीज है, सब कुछ उगलवा देता है इंसान के मुंह से। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली ये फालतू की बातें बंद करो और ये बताओ उस आदमी ने तुम्हें क्या बताया? मैडम जी उस आदमी ने मुझे बताया कि मोहित ना उसका डेली का कस्टमर था। हर रात शराब पीने जाता था और देर रात तक पीता रहता था जब तक चढ़े ना। और जिस रात उसका खून हुआ उसके साथ 2 लोग और थे जो शराब पी रहे थे। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? 2 लोग और थे? कौन थे वो 2 लोग? कुछ तो नाम ही बताया था उस वेटर ने उन दोनों का। चार्ली जल्दी बताओ क्या नाम था उन दोनों का। चार्ली अपने दिमाग पर जोर देने लग जाता है पर उसे कुछ याद नहीं आता है। चार्ली अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, सॉरी मैडम मैं भूल गया। वो क्या है ना, मुझे भूलने की बीमारी है। अक्सर मैं कभी कभी कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ। चार्ली तुम्हारी ये भूलने की बीमारी की तो याद करो उन दोनों के नाम, और यदि याद नहीं आता तो कल सुबह होते ही सबसे पहले उस आदमी के पास जाओ और उससे उन दोनों के नाम पूछो। हो ना हो जितना मुझे लगता है जरूर वही खूनी होंगे मोहित के। दोस्त ही अक्सर दुश्मन बन जाते हैं, पीने के बाद तो कुछ ज्यादा ही। अब हम खूनी से ज्यादा दूर नहीं है। इतना कहकर वर्चस्विनी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। अभी वो 1-2 कदम ही चली थी कि तभी उसकी नजर रेत पर पड़ती है। रेत पर कुछ था, कुछ ऐसा जिसे देखकर वर्चस्विनी के होश उड़ गए थे। उसके कदम वहीं पर थम गए जहां पर वो खड़ी हुई थी। वर्चस्विनी हकलाते हुए कहती है, न नीचे देखो चार्ली, नीचे देखो। जब चार्ली अपनी नजरें नीचे करता है तो वो भी हक्का बक्का रह जाता है। उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो घबराते हुए कहता है, हे भगवान।